मेरे साथ घटने वाली इन घटनाओं की शुरुआत सन 2002 से हुई थी। उसके बाद इस घटना से जुड़ी हुई एक आत्मा मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। लोगों को शायद ये बात बकवास लग सकती है, लेकिन ये सच है कि जब मैं इस जवाब को लिख रहा हूँ तब भी शायद वह यहीं कहीं आसपास ही हो। बात तब की है जब मैंने अपने पिताजी के कहने पर अपना मशरूम एक्सपोर्ट के व्यवसाय की पहली बार शुरुआत की थी। झारखंड राज्य, जो कि तब बिहार राज्य का ही एक हिस्सा था, का एक जिला है कोडरमा। उसी कोडरमा जिले में झुमरी तिलैया नाम का एक शहर है। सामान्य बोलचाल की भाषा में झुमरी तिलैया को कोडरमा ही कहा जाता है। चूंकि वहाँ का तापमान बिहार झारखंड के सामान्य तापमान से थोड़ा कम होता है, इसी कारण मैंने कोडरमा को अपने मशरूम व्यवसाय के लिए चुना। झुमरी तिलैया में ही मैंने एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में अपना कार्यालय खोला था। मेरे साथ इस घटनाओं के होने का सिलसिला कोडरमा में अपना व्यवसाय शुरू होने के लगभग 2 माह बाद शुरू हुआ था। मैं कोडरमा में एक कमरे का फ्लैट लेकर किराए पर रहता था। एक शाम अपना कार्यालय बंद करने में मुझे कुछ ज़्यादा विलंब हो गया था, क्योंकि हजारीबाग से कुछ लोग आए थे मुझसे मिलने। मैंने लगभग 7:45 में अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और अपने चपरासी को चाबी देकर खुद एक दुकान से कुछ उबले हुए अंडे खरीद लिए। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात थी। छोटे शहरों की दुकानें जाड़े के मौसम में शाम में अक्सर जल्द ही बंद हो जाती हैं। वहाँ की भी अधिकांश दुकानें भी बंद हो गई थीं। मैंने एक सिगरेट भी जला ली थी। मैं उबले अंडे खाते हुए और सिगरेट का कस लगाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। बाजार से मेरे घर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास थी। रास्ते में एक ऐसा वीराना जगह आता था जहां सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल थे और सड़क के दोनों तरफ जंगल के साथ साथ लगभग 300 मीटर लंबी 8 फुट की ऊंची दीवारें थी। मैं जब उस 300 मीटर वाली दीवार के बीचों बीच पहुंचा, तभी अचानक किसी ने मुझे आवाज लगाई। आवाज किसी लड़की की थी। सुनिए। मुझे वह आवाज सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पीछे मैं जिस रास्ते से गुजरा था वहां कोई भी नहीं था, और फिर इतनी रात में उस वीराने में किसी महिला या लड़की का होना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मैं उस आवाज को अपना वहम समझ नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। पर अभी मैं मुश्किल से 25 कदम ही बढ़ा होऊंगा कि पुनः वही आवाज सुनाई पड़ी। सुनिए ना। पर इस बार आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। किसी 14-15 वर्ष की लड़की की आवाज लग रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वह आवाज दीवार के दूसरी तरफ के जंगल की तरफ से आ रही थी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता गया। परंतु अभी मैं मुश्किल से 15 सेकंड और चला होऊंगा कि मुझे फिर वही आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन इस बार आवाज बहुत तेज और गुस्से से भरी हुई थी। रुक जाइए, आपको ही बुला रही हूँ। आवाज मेरे पास वाली दीवार से के पीछे से आ रही थी। मुझे लग गया कि मैं फंस रहा हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी। पर यह क्या, ऐसा लग जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों को पीछे से जोर से जकड़ लिया हो। मेरे कदम नहीं बढ़ पा रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करूं, पर मेरे हाथ में अंडे थे। मैं हाथ में अंडे लेकर जाप नहीं कर सकता था। मैंने झट से हाथ में पकड़े अंडों को फेंका और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मैंने 2-4 बार ही मंत्रोच्चार किया होगा कि धीरे धीरे मेरे पैरों को जकड़न कम होने लगी। मैं बदहवास सा दौड़ने लगा अपने कमरे की तरफ। उसके बाद सीधे मैं अपने घर के दरवाजे के पास जाकर ही रुका। रात में उस घटना को याद करके मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे सारी रात ऐसा लगता रहा जैसे किसी की 2 आंखें मुझे लगातार, कभी खिड़की से तो कभी रोशनदान से, घूरे जा रही हैं। खैर, दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद मैं स्वयं को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा था। जब एक बार रात वाली घटना की याद आई भी, तो मैंने उसे अपने मन का वहम समझकर अपना सिर झटककर दिमाग से दूर निकाल दिया। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। मुझे बाद में पता चला कि उस रात मेरे साथ कभी नहीं खत्म होने वाली एक घटना की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरे दिन मैंने अपना सारा समय अपने कार्यालय में अपने क्लाइंट्स के साथ बिताया। काफ़ी व्यस्त दिनचर्या रही थी उस दिन। शाम में मैंने समय से अपना काम खत्म किया, चाबी अपने चपरासी को दी और घर के निकल पड़ा।
शाम के 6:30 हो रहे थे। खासी ठंड पड़ रही थी। तापमान 4 डिग्री के आसपास रहा होगा। अंधेरे के साथ साथ कुहासा भी था। मैं अपनी ही धुन में सिगरेट पीता हुआ चला जा रहा था। रात वाली घटना का अंशमात्र भी मेरे मन में ध्यान नहीं था, परंतु जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पिछली रात में मेरे साथ वह घटना हुई थी कि अचानक सेकंड के 100वें हिस्से में आंखों के सामने एक बिजली से चमकी और फिर कुछ पलों के लिए बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। लगभग 5 सेकंड के बाद मैं जब सामान्य हुआ तो अचानक मुझे मेरे पास से बहुत तेज गर्म हवा के गुजरने का एहसास होने लगा, जैसे किसी ने मेरे सामने कोई विशाल सा ब्लोअर खोल दिया हो। करीब 1 मिनट के अंदर ही मैं अपने माथे से पसीना निकलता हुआ महसूस करने लगा, लेकिन क्या पता क्यों मेरा पूरा बदन एकदम से हल्का लग रहा था, जैसे कोई मुझे उठाकर हवा में चला रहा हो। खैर, उस दिन के बाद से उस रास्ते से गुजरते समय मुझे वैसी किसी बात का फिर कभी कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहे थे। उस दिन के बाद से मेरे वैसे काम भी पूरे होने लगे जो कुछ दिनों से अटके पड़े थे या नहीं हो पा रहे थे। मैं जहाँ भी बैठता, मुझे और मेरे साथ के लोगों को एक अजीब से खुशबू की सुगंध आने लगती, जैसे हम किसी बेली या चमेली के बाग में बैठे हों। अब हमेशा ऐसा एहसास होता था जैसे कोई मेरे साथ हो। दिन तो कैसे भी निकल जाता था, लेकिन रात होते ही अपने साथ किसी के होने का एहसास मुझे डराने लगती थी। इसी डर के कारण मैंने अपने एक दोस्त से, जिसकी दवाओं की दुकान थी, विलियम 10 नामक नींद की गोलियां ले ली थी। जब कभी भी ज़्यादा डर लगता, मैं एक गोली खा लेता, आंखें बंद करता और कुछ एक मिनटों में बेहोश होकर सो जाता था। नींद की गोलियों का ऐसा असर था कि जागने के बाद भी मुझे ऐसा लगता कि मैं बस 10 मिनट ही सोया होऊंगा, लेकिन जब घड़ी देखता तो पता चलता कि मैं 8-10 तक घोड़े बेचकर सो रहा था। चूंकि मेरा काम बढ़ रहा था तो अब मेरे पास कभी कभी बाहर से आए लोगों क्लाइंट्स को रुकना पड़ता था। सो मैंने अपनी ज़रूरतों को देखते हुए अपना कमर बदल लिया। मैंने बाजार से थोड़ी और 2 कमरे का एक दूसरा फ्लैट किराए पर ले लिया था। तय दिन मैंने फ्लैट की शिफ्टिंग कर ली थी। मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। मकान में आने का मुख्य गेट तो एक ही था, लेकिन ऊपर के माले की सीढ़ियां बगल से निकल जाती थीं और मेरे फ्लैट का दरवाजा मुख्य गेट से अंदर आते ही सीढ़ियों से बाईं तरफ था। 2 कमरे, एक आंगन और एक रसोई थी। चूंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था तो मैंने अपना अधिकतर सामान आगे वाले कमरे में ही रख दिया था। दूसरा कमरा लगभग खाली ही था। रसोई का लगभग सब सामान था मेरे पास, क्योंकि खाना खाना और बनाना दोनों ही मेरी हॉबी रही हैं। उस दिन ऑफिस का काम करते करते और मकान शिफ्ट करने के कारण मैं अत्यधिक थक गया था। सो मैंने निर्णय किया कि आज खाना नहीं बनाऊंगा। ऑफिस से लौटते समय मैंने कुछ समोसे और अंडे खा लिए थे, इसलिए घर वापस आकर मैंने दूध गर्म किया और दूध लेकर अपने बेड पर आ गया। 2 3x6 के बेड थे जिन्हें मैंने आपस में जोड़ दिया था। 12x1 का कमरा रहा होगा। मेरे बेड के ठीक ऊपर एक 4x4 की खिड़की थी। मेरे बेड से लगभग 6 फुट की दूरी पर सामने की दीवार में बनाया गया एक रैक या अलमारी थी, जिसमें मैंने अपने 100 के आसपास ऑडियो कैसेट्स, एक डेक, तब साधारणतः DVD नहीं होते थे, इत्यादि करीने से सजा दिया था। साहित्य का मुझे शुरू से शौक रहा है, तो कुछ 10-12 किताबें भी थी, जिनमें कुछ प्रेमचंद की, कुछ शरतचंद की और कुछ दूसरी किताबें जैसे गुनाहों का देवता और चित्रलेखा इत्यादि भी उस रैक के निचले खाने में रखी हुई थी। बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने एक बड़े आकार की मोमबत्ती अपने बेड के बाएं तरफ, बेड से लगभग 4 फुट की दूरी पर रख दिया था। दूध बहुत गर्म था तो मैंने उसे अपने बिछावन के नीचे रख दिया। तब मेरे पास कोई सेंटर टेबल या कोई मेज नहीं थी। नींद की गोली मैंने दूध गर्म करते समय ही खा ली थी। दूध ठंडा होने की प्रतीक्षा करते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मैंने अचकचाकर अर्धनिद्रा की अवस्था में ही आंखें खोली। सामने जो वो देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। पूरे रैक से आग की तेज लपटें निकल रही थीं। कैसेट्स की प्लास्टिक जलने के कारण पिघलकर रैक से नीचे जलते हुए जमीन पर गिर रही थी। सारी किताबें धू धू करके जल रही थीं। पूरा
कमरा आग और धुएं से भरा हुआ था, पर मोमबत्ती अब भी वही थी जहां मैंने थोड़ी देर पहले रखी थी और जल भी रही थी। मैंने बैग से कूदकर जल्दी से खिड़की और दरवाजे खोल दिया। मैं पागलों की तरह बाथरूम से लाकर पानी से आग बुझाने लगा। आग तो मैंने 5 मिनट के अंदर ही बुझा दिया, लेकिन धुआं निकलते में आधा घंटा लग गया। सबसे बड़ा प्रश्न था कि आग लगी तो कैसे लगी। बिजली थी नहीं, मोमबत्ती रैक से 6 फीट दूर थी। रैक के आसपास और कुछ भी नहीं था। पूरे कमरे में आग या रोशनी के लिए बस एक चीज थी और वह थी मोमबत्ती, जो अब भी फर्श पर जल रही थी। मेरा सोचकर सिर चकराने लगा। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पूरी रात काट दी कि आग लगी कैसे। ऐसा लग रहा था कि कोई यह सब करके मुझे सतर्क कर रहा है या अपने होने का सबूत दे रहा है, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई चोट, जलन या हानि नहीं हुई थी। लेकिन घटना घटी थी। समय बीतता रहा, लेकिन मैंने इन चीजों के संबंध में किसी से कोई बात नहीं की। मैं हर बार सोचता कि अपने लोगों से, खासकर अपनी माँ से, वह बहुत पूजा करती थी, ये बात बताऊंगा, लेकिन क्या पता कौन सी माया थी कि सुबह होते ही मैं रात वाली घटनाओं को लगभग भूल सा जाता था। इस घटना के लगभग 15 दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह पिताजी का फोन आया। वो कुछ जरूर कार्य से मुझे पटना बुला रहे थे। 2:30 बजे दोपहर की ट्रेन थी, हटिया पटना एक्सप्रेस। मैंने ऑफिस की चाबी अपने चपरासी को दी और उसे दूसरे दिन समय से ऑफिस खोलने का निर्देश देकर मैं अपने फ्लैट पर आया। मालकिन मकान को खबर दी कि मैं एक दिन के लिए पटना जा रहा हूं और अपना फ्लैट बंद करके स्टेशन आ गया। पटना तो वैसे मैं एक दिन के लिए ही गया था, लेकिन मुझे 3 दिन रुकना पड़ा। मैं चौथे दिन दोपहर में पटना हटिया सुपर पकड़कर 2:30 बजे दोपहर के करीब अपने फ्लैट पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं अभी मेन गेट खटखटाने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो खुला हुआ था और मेरी मालिकन मकान, उनकी बेटी और उनका बेटा मेरे फ्लैट का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मेरा सिर घूम गया। गुस्सा भी आ रहा था उनके उस हरकत के कारण। अभी मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उन लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। आंटी ने लगभग चीखते हुए मुझे डांटकर बोला कि मैं क्यों उन सब लोगों की जान लेना चाहता हूँ। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। अभी मैं कुछ पूछता उसके पहले ही एलपीजी गैस की बहुत तीक्ष्ण गंध का एक झोंका मेरे नाक से टकराया। गैस की गंध मेरे फ्लैट के अंदर से आ रही थी। बकौल मालकिन मकान, मेरे आने से महज 5 मिनट पहले ही उन लोगों ने गैस की तेज गंध को महसूस किया था। चूंकि आंगन खुला हुआ था तो गैस की गंध सीधे उनके माले पर जा रही थी। मेरा फ्लैट लॉक था, इसलिए किसी अनहोनी से बचने के लिए वो लोग ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो देख सके कि गंध कहाँ से आ रही है और उसे ठीक कर सकें। मैंने जल्दी से ताला खोला और दौड़कर रसोई के पास पहुंचा। गंध रसोई के अंदर से ही आ रही थी। मैंने रसोई का भी ताला खोला और हम सब लोग रसोई में आ गए। अंदर जो दिखा वो किसी के विश्वास करने लायक नहीं था। गैस के दोनों बर्नर के नॉब ऑन थे और नीचे सिलेंडर का रेगुलेटर भी ऑन था। गैस इसी कारण बहुत तेजी से बर्नर से निकल रही थी। खैर, सबसे पहले मैंने दोनों बर्नर और रेगुलेटर को ऑफ किया। अब सबके जान में जान आ गई थी। लेकिन यक्ष प्रश्न ये था कि फ्लैट का ताला बंद था, रसोई का ताला बंद था, फिर भी बर्नर और रेगुलेटर के नॉब ऑन कैसे हुए थे? और अगर मैं गलती से पटना जाते समय उन्हें ऑन छोड़ गया होता तो गैस की गंध 4 दिन पहले ही आ गई होती। मेरे आने से 5 मिनट पहले कैसे आनी शुरू हुई? इस घटना को मिलाकर 1 माह में ऐसी तीसरी अनहोनी मेरे साथ हो चुकी थी। अब मैं सच में डर गया था। अब रात में अकेले सोने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अब किसी को अपने साथ रखूंगा। बहुत ध्यान देने के बाद एक दूर का भतीजा मिल गया जिसकी उम्र 13 या 14 वर्ष के करीब रही होगी। वह गांव में रहता था। उसकी माँ से मेरी बात हुई और वह उसे मेरे पास भेजने को तैयार हो गई। मैंने उसे हर माह एक तयशुदा रकम देने का वादा किया था। तीसरे दिन वो पहुंच गया। इन 2 रातों को मैंने जागकर ही गुजरी थी। पूरी रात किसी के पास में होने का एहसास होता रहता था और तरह तरह की खुशबू आती रहती थी मेरे आसपास से। जिस दिन मेरा भतीजा आया उसी दिन मैं उसे बाजार ले गया और उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद दिया। रात में हमने खाना खाया और बेड पर चले गए।
बिजली थी तो मैंने कैसेट लगा दिया अपने पसंदीदा गज़ल की और डेक को ऑटो रिवर्स मोड में डाल दिया। उस रात मैंने नींद को गोली नहीं खाई थी, इसीलिए नींद भी नहीं आ रही थी। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था और ठंड कम हो रही थी, इसीलिए मैंने उस रात खिड़की जानबूझकर खुली छोड़ दी। 12 बजे रात तक तो मैं जगा हुआ था, ये बात मुझे याद थी। उसके बाद कब आंख लग गई पता नहीं। नींद में ही अचानक मुझे अपनी शरीर पर, कमर पर किसी भारी चीज का वजन महसूस हुआ। अभी मैं ठीक से अपनी आंखें खोल पाता उसके पहले ही किसी के 2 हाथों ने मेरी दोनों कलाइयों को अत्यंत ही मजबूती से बेड पर दबा दिया। कलाइयों को इतनी मजबूती से दबाया गया था कि मेरे हाथ हिल भी नहीं पा रहे थे। मैं अपनी दोनों कलाइयों में नाखून जैसे किसी नुकीली चीज के चुभने का साफ साफ अनुभव कर पा रहा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर, बस मेरे गर्दन को छोड़कर एकदम जाम हो चुका था। खिड़की मेरे सामने थी, बाहर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे मेरे डेक पर बजता हुआ संगीत भी सुनाई पड़ रहा था। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, मेरा भतीजा भी पास में ही सो रहा था। मुझे हर एक चीज का आभास था, बस मैं हिल नहीं पा रहा था और जो चीज मेरे शरीर पर बैठी थी और जिसने मेरी कलाइयों को दबाया हुआ था वो मुझे नहीं दिख रही थी। पर मैंने महसूस किया कि बेली के फूलों की बहुत ही तेज सुगंध से पूरा कमरा महक रहा था। मैं उसी हालात में लगभग आधे मिनट तक उस चीज से लड़कर छूटने की असफल कोशिश करता रहा। उसी अवस्था में एक बार फिर मुझे ईश्वर की शरण में जाना पड़ा और मैं गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करने लगा। जाप शुरू करते ही पहले तो कलाइयों पर दबाव और अधिक बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे कलाइयों और कमर के ऊपर से दबाव कम होने लगा और चंद पलों में मैं उस चीज की चंगुल से आज़ाद हो गया। मैंने लगभग बेड से कूदते हुए बिजली के बल्ब का स्विच ऑन किया, लेकिन ये क्या, कमरे में कुछ भी नहीं था। मैंने बेड के नीचे झुककर देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था, और चूंकि कमरा अंदर से बंद था तो कमरे से किसी के बाहर जाने की कोई संभावना नहीं थी। घड़ी की सुई सुबह के 4:35 का वक्त दिखा रही थी। मैंने अपने भतीजे को जगाया। मुझे लगा कि शायद उसने कुछ किया हो या कुछ देखा या महसूस किया हो। वह आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा था। उसने बोला कि उसे क्या पता, वो तो गहरी नींद में सो रहा था। अचानक वह मुझे देखकर चीख पड़ा। उसने मेरी कलाइयों की तरफ इशारा करके बोला कि चाचा जी, आपके हाथों से खून कैसे निकल रहा है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मेरी नज़र जब अपने हाथों पर पड़ी तो डर के कारण मैं कांपने लगा। जिस जगह मुझे नाखूनों के चुभने का अनुभव हुआ था, ठीक वहीं से दोनों कलाइयों से बूंद बूंद खून टपककर फर्श पर गिर रहा था। अपनी कटी हुई कलाइयों से बहता हुआ खून देखकर और कलाइयों के कटने के कारण को सोचने पर क्षण भर में मुझे चक्कर आ गया और मैं धम से बेड पर बैठ गया। डर और विस्मय के कारण मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। पूरा बदन पसीने से गिला हो रहा था। चंदन, मेरे भतीजे ने पानी से मेरी कलाइयों को साफ किया और हाथ पर लगाने के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, तो मैंने उससे कटे हुए स्थान पर पास रखी परफ्यूम की शीशी से स्प्रे करवाया। फिर बोरोलिन का लेप लगाया। गौर से देखने पर पता चला कि दोनों कलाइयों में एक ही जगह नाखून के आकार के लगभग आधा सेंटीमीटर के गहरे घाव थे। मुझे अब पता चल चुका था कि मैं किसी गहरी पारलौकिक साजिश या चक्कर में फंस चुका हूँ। मैंने 2 माह खुद को धोखा दिया था उस चीज़ को नज़रअंदाज करके, लेकिन अब नज़रअंदाज करने का मतलब था कि मैं अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। मैंने माँ से दिन में बात करके शुरू से आखिरी तक हर बात बताने का फैसला किया। उसी दिन ऑफिस पहुंचकर मैं फिर अपने काम में इस कदर व्यस्त हुआ कि मैं माँ से एक बार फिर कुछ भी बात नहीं कर पाया। या अगर यूं कहूँ कि किसी ने मेरी बुद्धि को विस्मृत करके ऐसा नहीं करने दिया तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भाग्य की बात थी कि अगले 1 हफ्ते तक वैसी कोई भी दूसरी घटना नहीं घटी और मैं एक बार फिर से बेफिक्र और निश्चिंत हो गया। उस घटना के लगभग 10 दिन के बाद बिहार के जहानाबाद से मेरा एक क्लाइंट, जिसका नाम उपेंद्र यादव था, मुझसे ट्रेनिंग लेने और मेरे पास से कुछ खरीदारी करने आया था। उसके ज़रूरत का कुछ सामान मेरे पास नहीं था। उस सामान के दूसरे दिन सुबह रांची से मेरे पास
पहुंचने की संभावना थी। मैंने उसे कहा कि वह रात में मेरे फ्लैट पर ही रुक जाए और दूसरे दिन सामान लेकर चला जाए। वह तैयार हो गया। ऑफिस से लौटकर हमने सबने मिलकर रात का खाना बनाया और साथ ही बैठकर हमने डिनर भी किया। चूंकि मैंने दोनों बेड को आपस में मिला लिया था तो हम सब ने एक ही बेड पर साथ सोने का फैसला किया। मैं और उपेंद्र बहुत रात तक बात करते रहे। मैं कब सोया मुझे कुछ याद नहीं था। मैं दिन भर की थकान के कारण बहुत गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उपेंद्र ने मुझे लगभग चीखते हुए मुझे झकझोरकर जगाया। वो डर के कारण हौंफ रहा था। मैंने बत्ती जलाई और पूछा कि क्या बात हो गई। वो इतना डरा हुआ और चीख क्यों रहा है। उसने कांपते हुए मुझे बताया कि इस कमरे में कोई प्रेतात्मा है और उस प्रेतात्मा ने उसे कुछ पलों के लिए अपने काबू में कर लिया था। अभी मैं उससे कुछ पूछता उससे पहले ही मेरी नज़र उसकी कलाइयों पर गई। उसकी कलाइयों में ठीक मेरी तरह ही कटने के निशान थे और वहाँ से खून बह रहा था। जब मैंने उसी पूरी बात पूछी तो उसने बिल्कुल वही बात बताई जो उस रात से ठीक 10 दिन पहले मेरे साथ हुई थी। मैं निःशब्द हो गया। अविश्वास और विस्मय से मैं अंदर तक कांप गया था। उस समय सुबह के ठीक 4:35 बजे थे। उसने बोला कि अक्सर रातों में वह अपने खेतों में बने मचानों पर सोता है जहां पास में ही शमशान है, लेकिन वहां कभी उसे जरा भी डर नहीं लगा या उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन यहाँ तो कमरे के अंदर ऐसी भयानक घटना घटी है। यहाँ जरूर किसी प्रेतात्मा का वास है। मैंने उसे बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उपेंद्र यह कहकर उसी वक्त मेरे फ्लैट से निकल गया कि उस घर में रहने से बेहतर है कि वह बाकी समय रेलवे स्टेशन पर गुजार दे। उपेंद्र वापस जा चुका था और इधर अब मेरे सिर से भी पानी ऊपर उठ चुका था। अब मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता था। मैंने माँ को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। माँ ने बोला कि वह दोपहर की ट्रेन से मेरे पास आ रही हैं। माँ ने आकर के कुछ पूजा पाठ किया और ध्यान लगाया। उन्होंने बोला कि इस घर की ज़मीन के अंदर कोई गलत चीज़ दबी हुई है, मुझे वह मकान खाली कर देनी चाहिए। मैंने ये बता अपने मकान मालिकन से बताई। उन्होंने माँ की बताई हुई किसी भी बात के होने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनको बताया कि उन्होंने मकान बनाने से पहले ही अपने पुरोहित से उस घर की अच्छे से पूजा करवाई थी और पंडित जी ने उस मकान की नींव को बांध दिया था। अतः वहाँ कोई आत्मा आ ही नहीं सकती। लेकिन क्या पता क्यों उनकी उस बात से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मेरा डर देखकर उन्होंने बोला है कि वो अपने पंडित जी से बात करेंगी। वो अपने गांव जाने वाली थीं। उनके पंडित जी ने उनसे मेरा कोई कपड़ा लेकर आने को बोला था। मैंने अपनी एक रुमाल उन्हें दे दी थी। कुछ दिनों के बाद मकान मालकिन गांव से वापस आई और मुझे अपने से मिलने बुलवाया। मिलने पर मकान मालकिन ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने गुरुजी से बात की थी। मकान मालकिन ने जब अपने गुरुजी द्वारा बताई हुई बात मुझसे कही तो मैं बिल्कुल सकते में आ गया। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है जो एक लड़की है। बकौल मालकिन मकान, उस लड़की की बहुत ही कम उम्र में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तभी से वह मेरे पास आने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन मेरे कम उम्र के कारण या किसी और कारण से शायद वह मेरे पास नहीं आ रही थी। अब उसके लिए मेरे पास आने का उचित समय आ गया था, इसीलिए वह मेरे पास आ गई है। हालांकि उनके पंडित जी द्वारा कही वह बात मेरे लिए बिल्कुल मानने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं एक आधुनिक विचारों वाला इंसान था। फिर भी पिछले 2 महीने से जिस तरह की घटनाएं मेरे साथ लगातार हो रही थी, उन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ने पर इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि मकान मालकिन के बातों में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर थी। उसके बाद भी मैं उस मकान में 4 महीने तक रहा, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उसके बाद मेरे साथ फिर कोई भी वैसी बड़ी घटना नहीं हुई। हाँ, एक अंतर यह जरूर आ गया था, अब मेरी परेशानियां बिल्कुल खत्म होने लगी थी। मैं जब भी कोई भी बात सोचता या कोई भी वस्तु की इच्छा करता तो वो पूरी हो जाती थी। मैं ये भी देख रहा था कि जिन लोगों से मेरे संबंध अच्छे नहीं थे वो लोग भी मेरे साथ अब एक अच्छा संबंध रखने लगे थे। पर हाँ, कुछ छोटी छोटी असमंजस में डालने वाली घटनाएं, जैसे गाना सुनते वक्त डेक से अपने आप वही गाना बज जाना जो मैं सोचता था, बार बार बेली की खुशबू आना, ज़्यादा गर्मी लगने पर मेरे आसपास ठंडक का अनुभव होने लगना तथा ठंड में पसीने आने लगना इत्यादि।
होनी शुरू हो गई थी। समय बीतता रहा। कुछ दिनों के बाद चीन के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मशरूम की कीमत आधी से भी कम हो गई। मेरा सारा मशरूम अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था। मैंने बहुत कोशिश की उस स्थिति से उबरने की, लेकिन उबर नहीं पाया और अंत में उस व्यवसाय को बंद करके वापस पटना आ गया। पटना में मैंने एक कंप्यूटर उत्पाद करने वाली कंपनी में नौकरी पकड़ ली। 1 साल के अंदर ही पूरे बिहार में सेल्स की जिम्मेदारी मेरे पास थी। मैं बहुत मेहनत कर रहा था। कंपनी ने एक कार और ड्राइवर दे दिया था। मैं ड्राइवर लेकर उस कार से पूरे राज्य में विपणन के सिलसिले में घूमता रहता था। एक बार मैं 3 दिनों की छुट्टी के बाद ऑफिस पहुंचा। उस दिन मुझे 1 सप्ताह की व्यावसायिक यात्रा पर निकलना था। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि कार ऑफिस के बाहर खड़ी थी और एक आदमी फूल, सिंदूर तथा नारियल तथा नींबू इत्यादि से उसकी पूजा कर रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि पहले वाले ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी है, इसीलिए नया ड्राइवर आया है। एडमिन हेड से पता चला कि नया ड्राइवर पूजा करना चाह रहा था, पहली बार कहीं बाहर निकलने से पहले, इसलिए उसे अनुमति दी गई थी पूजा करने की। मैं चुपचाप उसे पूजा करते देख रहा था। वो इंसान बहुत रहस्यमय लग रहा था। खैर, पूजा के बाद जब उसे मेरे बारे में पता चला तो उसने बहुत आदर से मेरा अभिवादन किया। यात्रा प्रारंभ हो गई। मैं ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठा था। आदतानुसार मैं उससे कुछ बातें करने लगा। 1 घंटे की यात्रा के बाद मैंने एक ढाबे पर कार रुकवाई और हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई और बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। बात करते करते मैंने उससे कर की उस तरीके से पूजा करने का कारण पूछा। उसने बताया कि अभी 8 माह पहले उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। अब उसके बड़े भाई की आत्मा उसके साथ रहती है और समय समय उसे चीजों के संबंध में आगाह करती रहती है। उसके बाद वह अपने अपने बड़े भाई के कहने पर किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले पूजा जरूर करता है। मुझे ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि जब उसका भाई मर चुका है तो वो उसे कोई बात कैसे बता सकता है। मैंने उससे अपनी शंका के संबंध में बताया। ये सुनकर उसने जो बताया उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि उसके भाई की आत्मा उसके शरीर के ऊपर आ गई है और हर पल उसके साथ रहती है। ये बात सुनकर और यह सोचकर कि उसके भाई की आत्मा अभी भी उसके साथ इस कार में होगी, मेरे बदन में एक सिहरन सी पैदा हो गई। कुछ देर तक मैं चुप रहा। अचानक मेरे दिमाग में भी कोडरमा वाली घटना की यादें ताज़ा हो गईं और क्या पता क्यों मैंने उससे उस घटना का जिक्र करना चाहा। मैंने अभी उससे बस इतना ही बोला था कि मेरे साथ भी कुछ साल पहले ऐसी ही एक घटना घटी थी और एक आत्मा ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। बस इतना सुनते ही वह अजीब सी भयानक आवाज में बोल उठा, हम सब जानत हैं। वो मगही भाषा में बात करने लगा। अचानक उसकी आवाज, उसकी भाषा और उसका मुझे संबोधन करने का लहजा बिल्कुल बदल गया। मैंने गौर किया, उसका चेहरा एकदम से अकड़ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बात करने पर तैश के कारण उसकी आवाज के साथ उसके मुंह से थूक भी निकल रही थी। उसने मुझसे बोला कि वह ड्राइवर का भाई है और मैं उसे क्या बताऊंगा, वह सब जानता है मेरे साथ घटने वाली उस घटना के बारे में। फिर मेरे बिना कुछ बताए उसने खुद से सिलसिलेवार ढंग से मेरे साथ कोडरमा में घटने वाली एक एक बात को बताना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे साथ कोडरमा में होने वाली हर घटना का वह गवाह रहा हो। मैं डर और अविश्वास के कारण पसीने से नहा चुका था। उसने 100% उस हर एक घटना को अक्षरश बता दिया जो 1 साल पहले मेरे साथ हुई थी। मुझे अपनी आंखों और अपने कान पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अचानक उसने मुझे बताया कि वह आत्मा एक 14 वर्षीय लड़की की है और वह अब भी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये सोचकर कि मैं अभी 2 परालौकिक शक्तियों के साथ बैठा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मेरी हृदय गति रुक जाएगी। फिर जब मैंने उससे किसी तरह डरते हुए ये पूछा कि क्या वह मुझे बता सकता है कि यह लड़की कौन थी, तब उसने बताया कि वह लड़की मेरे एक दोस्त की बहन है। मैं जब अपने गृह नगर में रहता था और 10वीं में पढ़ रहा था तब वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। लाख कोशिश के बाद भी वह अपने दिल की बात मुझसे बता नहीं पाई, ना ही मैंने कभी उसकी भावनाओं पर ध्यान दिया।
उसी बीच जब मैं कुछ पारिवारिक कारणों से जब पटना आ गया तो उसने बहुत कोशिश किया कि वह मुझसे संपर्क स्थापित कर पाए, परंतु जब ऐसा नहीं हो पाया तो वह किसी तांत्रिक के पास किसी के बताने पर गई थी। उस तांत्रिक ने उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी और अंत में वह कोडरमा में मुझसे संपर्क करने में सफल हो गई थी। बहुत आश्चर्य की बात थी, उसने मेरे जिस दोस्त का नाम लिया था उसका नाम मुझे याद आ गया और यह भी याद आ गया कि उसकी उससे 1 साल छोटी बहन थी। जब कभी मैं उस दोस्त के पास जाता तो वह मुझे देखती रहती थी, लेकिन मेरे लिए मेरे दोस्तों की बहनें मेरी बहनों जैसी होती थी, इसलिए मैंने कभी भी उस लड़की के बारे में ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था। मुझे ये बात भी नहीं पता था कि वो मुझसे प्रेम करती है। ड्राइवर के भाई ने जिस तरह से मेरे उस ड्राइवर से पहली ही मुलाकात में मेरे संबंध में बिना कुछ जानते हुए भी मेरे बारे में एक एक बात बताई थी, उसको जानने के बाद उसकी किसी भी बात पर संदेह करने को कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई थी। अंत में उस ड्राइवर के भाई की तथाकथित आत्मा ने मुझसे कहा कि उस लड़की की आत्मा अब भी मुझसे बहुत प्रेम करती है और वो मुझे कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि मैं उसको खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करूं। अगर मैंने उसे अपने से दूर करने की कोशिश की तो फिर मेरे लिए अत्यंत ही मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही यह बातें खत्म हुई मेरा ड्राइवर बिल्कुल सामान्य हो गया और तुरंत सर करके बातें करने लगा, वही जो अभी कुछ मिनटों पहले मुझसे तू ता करके बातें कर रहा था। इस घटना के बाद मैं अपनी 7 दिनों की यात्रा को महज 2 दिनों में बीच में ही छोड़कर वापस आ गया था। उस ड्राइवर के साथ मैं स्वयं को अत्यंत ही असहज महसूस कर रहा था डर के कारण। उसके साथ बिताने वाली दोनों रातों को मैं सो नहीं पाया था। फिर किसी बहाने से मैंने उस ड्राइवर को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद मैं अपने गृह नगर गया अपने दोस्त से मिलने। मैं उसकी बहन के संबंध में जानना चाह रहा था। उससे मिलने पर यह बात पता चली कि उस ड्राइवर के भाई की आत्मा ने मुझे जो बात बताई थी वह एकदम सच थी। मेरे पटना आने के 1 साल के बाद मेरे दोस्त के बहन की लाश उसके घर से 2 किलोमीटर दूर एक झाड़ी के अंदर मिली थी। आज उस घटना को घटे हुए लगभग 17 साल हो गए हैं। तब से मैंने कभी भी उसे अपने से दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया है। उसने हर समय मेरा साथ दिया है, मेरी मदद की है और मेरी रक्षा की है। मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि वह मेरे साथ है। उसके मर के भी ना मरने वाले प्रेम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो अब भी आए दिन मेरे साथ कुछ हरकतें करके अपने मेरे साथ होने का एहसास दिलाती रहती है। नोट: आदरणीय पाठकगण, जवाब थोड़ा लंबा हो गया है तो मुमकिन है कि टाइपिंग की कुछ गलतियां हो गई हों। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। समय मिलते ही सुधारने का प्रयास करूँगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।